तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज का ये जो लेक्चर है ये मोस्ट प्रोबेबली शेयर्स चैप्टर का जो है लास्ट लेक्चर मेरे चैनल पे रहने वाला है। अब इस क्वेश्चन में इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं ऐसा, इस वीडियो में मैं एक सबसे पहले तो मैं बता दूं एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं मैक्स लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है हमारी बुक में, टीएस ग्रेवाल की बुक में, वो क्वेश्चन हम करेंगे। उस क्वेश्चन के साथ ही साथ हम कैश बुक भी सीखेंगे और बैलेंस शीट भी सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैश बुक कैसे बनती है। ठीक है जी, यस सर। अब एक बात समझ के चलिएगा, जो पहले का जो वीडियो का कुछ शुरुआती पार्ट होगा वो जो होगा उसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे हम बैलेंस शीट का और कैश बुक का। कैश बुक तो बहुत 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 ईजी है, जो आपने 11th क्लास में अपने बचपन में सीखी थी वही सेम टू सेम कैश बुक है। उसमें आपने सीखा था इवन कि भाई कैश बुक जो होती है वो दो तरीके की बनती है। एक तो होती है सिंपल, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरी होती है हमारी बैंक वाली। दूसरी होती है बैंक वाली, मतलब जिसमें 2 कॉलम्स बनते हैं, जिसमें कैश और बैंक दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना जी। चलिए, तो हम पहले कैश बुक के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के पहले पार्ट की तरफ, दैट इज कैश बुक। अब आपको स्क्रीन पे जो है कैश बुक दिख रही होगी। अब कैश बुक में देखेंगे आप तो क्या पाएंगे, देखिए कैश बुक कुछ नहीं है, बहुत बहुत ईजी चीज़ है। कैश बुक हमने जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि भाई कैश बुक जो होती है वो दो तरीके की बनती है, एक सिंपल और एक 2 कॉलम। तो हमें 2 कॉलम वाली कैश बुक में से भी सिर्फ और सिर्फ बैंक के कॉलम को यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपने शेयर्स की एंट्री करी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा, तब आपने नोटिस करा होगा एक चीज़ को कि आप सारी की सारी एंट्रीज को आप बैंक के थ्रू रिकॉर्ड करते हो। यस सर। तो हमें कैश बुक में भी सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम को यूज करना है, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ हम सिंगल कॉलम बनाते हैं, दैट इज फॉर बैंक ओनली। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस ही हमारी रिकॉर्ड करी जाती हैं। अब जैसा कि आपको याद होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं भैया, यहाँ पे देख लो, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो जो हमारा डेबिट साइड होता है, अगर आपको याद हो तो कैश जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, कैश हमारे लिए एसेट होता है। और एसेट का नेचर कैसा होता है, एसेट का नेचर होता है डेबिट का, कि भाई अगर वो बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, कैश या बैंक का एसेट का नेचर होता है। अब उस वो जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, वो जब बढ़ता है तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे, है ना। और जब भी वो कैश कम होता है, हमारे पास से कैश जाता है, तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे। ठीक है सर। अब इसी वजह से कैश बुक जो होती है इसकी डेबिट साइड हमारे लिए क्या कहलाती है, रिसीट साइड। यस सर। और इसकी जो दूसरी साइड होती है यानी कि क्रेडिट साइड, ये हमारे लिए क्या कहलाती है, पेमेंट्स साइड। ओके, ठीक है। यस सर। अब दूसरी चीज़, अब इसके आगे आपको करना क्या है, आपकी जो एंट्रीज होती हैं, जर्नल एंट्रीज जो आप करते हो, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। बट जो भी आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, उन सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को आपको क्या करना होता है, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। बट उनमें जो बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं, उनको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो सारी की सारी बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं, उनको आपको रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि बैंक से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे आती हैं, हमारी कैश बुक में आती है। ठीक है सर। तो इसका मतलब यही हुआ, तो सर यही कहना चाहते हैं ना आप कि भाई हमारी जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती थी, वो जर्नल एंट्रीज हमें उस टाइम पे नहीं करनी। जब भी अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि कैश बुक बनानी है, तो उस टाइम पे हमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, जो कि बैंक से हट गए हैं, बैंक के अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन बच जाती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो बैंक वाली कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं, बैंक वाली सबसे पहली ट्रांजेक्शन तो आती हैं, एक तो एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की कौन सी सर, सबसे पहली एंट्री भाई। अब सबसे पहली एंट्री आप क्या करते थे, सबसे पहली एंट्री आप करते थे कि जब आपको पैसा रिसीव होता है, तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यस सर। तो अब ये बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे, किस नाम से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी है तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है सर। अब दूसरा एंट्री क्या होता था, अगर प्रो राटा बेसिस पे होता था कुछ क्विक, भाई कुछ जो एक्सेस एप्लीकेशंस होती थी उनका पैसा हम रिफंड कर देते थे। तो रिफंड करने के टाइम पे हमारे पास से पैसा जाता है। अब पैसा जाता है तो हम क्या करते हैं, पैसा जाता है तो भाई हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। पैसा जाता है तो क्रेडिट करते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी। क्योंकि उस टाइम पे एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, शेयर एप्लीकेशन की वजह से, तो यहाँ पे आएगा शेयर एप्लीकेशन, बाय शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। यस सर, बाय शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा। अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे बैंक एंट्रीज आती हैं, जब भी अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का, या अगर हमने सेकंड कॉल करी है तो सेकंड या फाइनल कॉल का, तो जितना भी टाइम पे हमें पैसा मिलता है, जितना भी हमें पैसा मिलता है, वो सारा का सारा पैसा हम रिकॉर्ड करेंगे। हाँ या ना, यस सर, हम सारा का सारा पैसा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा
इसके अलावा हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो हमारी री इशू की एंट्री होती है, याद है री इशू के टाइम पे हमारी एक एंट्री होती है बैंक से रिलेटेड कि भाई अगर हमने कम पैसों पे री इशू करा है, फॉर एग्जांपल 10 रुपये का शेयर था, अब 10 रुपये के शेयर को आपने 8 रुपये पे री इशू कर दिया, तो उस टाइम पे एंट्री होती थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, शेयर कैपिटल की वजह से। तो बैंक अकाउंट डेबिट पे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है टू शेयर कैपिटल। अच्छा जी, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा, और यहाँ पे पैसा कितना आएगा, 8 रुपये, क्योंकि बैंक में कितना पैसा आएगा, 8 रुपये, है ना, एज पर माई एग्जाम्पल। यस। अब दूसरा एग्जाम्पल कि भाई अगर हमने 10 रुपये का शेयर था, हमने उसको 12 में री इशू करा, ओके, तो इस टाइम पे क्या होगा, बैंक एंट्री बनती है, एंट्री जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए भाई, जर्नल एंट्री क्या, जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हाँ या ना, यस सर। तो इस टाइम पे एंट्री कैसे आनी चाहिए, इस टाइम पे एंट्री आनी चाहिए, इस टाइम पे एंट्री आनी चाहिए हमारी टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए से, पूरे 10 रुपए से, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितने रुपए से, 2 रुपए से, ठीक है ना, क्योंकि बैंक डेबिट कितने से हुआ होगा, 12 रुपए से, लेकिन किन किन की वजह से, शेयर कैपिटल की वजह से और सर शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की वजह से, ठीक है, यस सर। चलिए बहुत इजी था, कैश बुक का इतना सही फंडा है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप बैलेंसिंग करते हैं दोनों साइड की, जिस भी साइड का टोटल बड़ा आता है उस साइड का टोटल हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, उस साइड का टोटल हम नीचे लिखते हैं, और ये नीचे टोटल आ गया, फॉर एग्जांपल इस तरफ ये वाली जो डेबिट साइड है हमारी वो बड़ी आई, तो डेबिट साइड का टोटल अगर हमारे पास बड़ा आया तो उसका बैलेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर यही बैलेंस हम यहाँ पे कैरी करते हैं, और फिर इसमें से, इस टोटल बैलेंस में से ये सारी साइड का, ये इस साइड का जितना भी बैलेंस होता है वो सब हम क्या करते थे, माइनस, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बाय बैलेंस CD। अब CD मतलब कैरिड डाउन, इतना तो शायद आता होगा आप लोग को, है ना। चलिए, और ये हमारा जो बैलेंस होता है ये कहाँ पे जाता है अल्टीमेटली, ये हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब बैलेंस शीट पे ही बढ़ लेते हैं आगे, है ना। चलिए बैलेंस शीट पे पहुँचते हैं, तो बैलेंस शीट देखेंगे। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैं कराने वाला हूँ मैक्स लिमिटेड, उसी की मैंने बैलेंस शीट बना रखी है ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट आगे ना हो जाके, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट अगर आपको ठीक से आती ना हो कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है, क्या होता है, कैसे बनती है, कि भाई ये एकदम से नई तरीके की बैलेंस शीट क्यों आ गई, तो ये भैया ये बैलेंस शीट है कंपनीज, ये बैलेंस शीट दी गई है कंपनीज एक्ट द्वारा, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये हम कहाँ पे सीखेंगे सर, प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 ऑफ 3rd बुक, अगर आप TS ग्रेवाल से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है जी, ओके। हाँ, अब उसमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बताया गया, क्या क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ कहाँ पे आती हैं, एक प्रॉपर स्केड्यूल दे रखा है आपको, फॉर्मेट दे रखा है आपको, वो याद भी करना पड़ेगा आगे जाके, ठीक है जी, यस। अब हमारा कुछ बैलेंस शीट जो है इस तरीके की दिखती है सर। हमने बचपन में अभी तक तो हमने ऐसे पढ़ा था कि लाइबिलिटीज इधर, एसेट्स इधर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता मुन्ना। अब क्या होता है, अब होता है ये इधर सारी की सारी पहले तो आती हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और नीचे आती हैं फिर सारी की सारी एसेट्स, यस सर। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर में सबसे पहला, अच्छा इसको मैं बता दूं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेजर हेड। ये आप आगे जाके भी पढ़ेंगे और वहाँ पे भी समझेंगे, ठीक है जी। इस इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ को एंड एसेट्स को, हम इनको दोनों को क्या कहते हैं, मेजर हेड्स। लेकिन ये जो शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पर ये जो मैंने करंट एसेट्स लिखा हुआ है, इन दोनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम कहते हैं मेन हेड। क्या कहते हैं सर, मेन हेड, हाँ जी मेन हेड, ठीक है। और ये जो ब्लू से लिखे हुए हैं, ब्लू से, ये जो ब्लू से लिखे हुए हैं, ये ब्लू से जो लिखे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सब हेड। क्या कहते हैं सर, सब हेड, ठीक है जी, यस। चलिए अब इसके बाद बनता है हमारा नोट नंबर। यहाँ पे नोट नंबर आता है, यहाँ पे पर्टिकुलर आता है, यहाँ पे रुपीज़ आता है, ठीक है सर। अब ये नोट नंबर का क्या काम है, नोट नंबर का बहुत ज़्यादा काम है बेटा। नोट नंबर का आपके इस चैप्टर में, यानी कि शेयर्स वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है जी। नोट नंबर में आप यहाँ पे जैसे शेयर कैपिटल के लिए आपने नोट नंबर करा 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए नोट नंबर 3। अब शेयर कैपिटल के लिए आपने नोट नंबर 1 डाला, हाँ जी। तो अब बनता है हमारा सेकेंड प्रोफॉर्मा, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स, यस सर। अब नोट्स टू अकाउंट्स जो है, ये अगर आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाना जानते हो तो आपको बैलेंस शीट में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिक्कत है तो आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते, ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ भाई, ठीक है। तो आपको ये नोट्स टू अकाउंट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ भी स्किप कर लो, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स को स्किप करा तो आपकी बैलेंस शीट कभी नहीं बन सकती, पक्का।
ये मेरी तरफ से गारंटी है आप लोग को, ठीक है जी। तो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले पर्टिकुलर यहाँ पे आता है नोट नंबर, यहाँ पे आता है डिटेल्स और यहाँ पे आता है अमाउंट, ठीक है जी। यस, अब जैसे कि नोट नंबर था हमारा, यहाँ पे सबसे पहला क्या था, शेयर कैपिटल, हेडिंग थी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे भी हेडिंग क्या आई, शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अब नोट नंबर में हमने हेडिंग डाली शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद सबसे पहला जो काम आता है हमारा, सबसे पहला काम क्या आता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अभी सर ऑथोराइज्ड कैपिटल किस चिड़िया का नाम होता है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी कैपिटल जितना कि भाई इससे ज़्यादा कैपिटल कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती पब्लिक को, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अगर क्वेश्चन में दे रखी होती है तो वो हम ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन से उठा के लिखते हैं। अब ये कैसे दे रखी होगी, उसको हम लिखते कैसे हैं, उसको हम लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ बहुत ही ईजी वे में। चलिए सुनिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई कितने शेयर्स थे, फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो हेंस आपकी टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी बन गई, टोटल आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल बन गई, आपकी टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल बन गई कितनी, 10 लाख रुपीज़, ठीक है जी। तो आपका ये आ गया 10 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से आपको लिखना रहता है ऑथराइज कैपिटल के लिए। अब जो मैक्स लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन हम जो आगे करेंगे, तो वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो उस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इस वजह से हमने ऑथराइज कैपिटल का जिक्र करा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑथराइज कैपिटल के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिखते कैसे हैं, वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है सिंपली, ठीक है जी। यस, चलिए फिर इसके बाद आपको दे रखा है इशूड कैपिटल। देखिए पहली हेडिंग क्या हुई, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर में इसकी हेडिंग क्या हुई, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है सर। अब ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर में दूसरी हेडिंग आती है हमारी इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल से क्या मतलब है, इशूड कैपिटल से मतलब है सर कि ऐसी कैपिटल जो कि एक्चुअली में पब्लिक ने इशू करी है, हाँ जी, पब्लिक ने एक्चुअली में इशू करी है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑथराइज्ड कैपिटल हमने लिया था फॉर एग्जांपल अभी 1 लाख शेयर्स, कि भाई 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर सकती है 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और कंपनी ने इशू कितने करे, कंपनी ने फॉर एग्जांपल उसमें से 80,000 शेयर्स इशू करे, तो दैट इज इशूड कैपिटल, ठीक है। यस सर, अब इशूड कैपिटल का समझ आया, तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे, 80,000 ऑफ रुपीज़ 100 ऑफ रुपीज़ 10 ईच, तो मेरा ऑथराइज्ड इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपये, ठीक है जी। यस सर, अब इसके बाद एक्चुअली में लोगों ने सामने से सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स के लिए दिया, सामने से लोगों ने कितना प्यार बरसाया, ठीक है ना, कंपनी के ऊपर, हाँ जी हाँ। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता है फिर उसके बाद। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर में दो हेडिंग्स आती हैं, दो हेडिंग्स आती हैं, एक आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरी आती है हमारी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है जी। मैं उसका भी फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर में दो चीज़ें आती हैं, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है सर। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है कि देखो अब सामने से हमने कितने हमें कंपनी को कितने सब्सक्रिप्शन मिला, अब सामने से कितना सब्सक्रिप्शन मिला, मान लीजिए हमने इशू करे थे, हमने जैसे अभी एग्जांपल लिया था मैंने 80,000 शेयर्स का, तो हमने इशू करे थे कितने, 80,000 शेयर्स। अब उस 80,000 के बदले सामने से पूरे के पूरे 80,000 सब्सक्राइब हुए, पूरे के पूरे 80,000 सब्सक्राइब हुए, ठीक है, मान लिया। बट क्या पूरा का पूरा पैसा हमें हर पर्टिकुलर शेयर के ऊपर मिल गया होगा, तो आंसर इज नो। ऐसा हो भी सकता है और आंसर ऐसा नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि भाई कि भाई हमने पूरा पैसा अभी तक मंगाया ही नहीं है, पूरा का पैसा भी मंगाया ही नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा कैसे, ठीक है ना। जैसे हम इंस्टॉलमेंट से पैसा मंगाते हैं ना, तो अब हमने एप्लीकेशन में पैसा मंगा लिया होगा, ऑब्वियसली अलॉटमेंट में मंगा लिया होगा, फर्स्ट कॉल पे मंगा लिया होगा, लेकिन सेकंड कॉल पे अभी तक पैसा नहीं मंगाया, 2 रुपये नहीं मंगाया अभी तक हमने 10 रुपये में से, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये फुल्ली पेड अप नहीं है, इट इज़ कैसे शेयर कंसिडर करे जाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉल्ड अप ही कितना है, सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये, तो हमें मिला भी कितना होगा, 8 रुपये, ठीक है ना सर। हाँ, अब लेकिन अगर ऐसे कुछ शेयर्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 80,000 ही थे, तो इन 80,000 के बदले हमने पूरा का पूरा पैसा मंगाया, पूरे 10 रुपये मंगाए, और पूरे 10 रुपये हमें मिल भी गए, तो ये क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है सर। अब अगर ऐसे शेयर्स हैं, ऐसे कुछ ऐसे शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने 80,000 शेयर्स मंगाए थे, ये एक सिचुएशन सुनिएगा कि भाई हमने 80,000 शेयर्स, मतलब 80,000 शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हुए, ठीक है। इनमें से हमारे 79,000 शेयर्स के बदले हमने पूरा पैसा मंगाया था 80,000 से, ठीक है ना, पूरे 10 रुपये मंगाए थे हमने, पूरे 10 रुपये मंगाए थे हमने 80,000 से,
ठीक है, यस सर। अब इनमें से 79,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे, शेयर्स ऐसे थे जिनके बदले हमें पूरा का पूरा 10 रुपये मिल गया, पूरा का पूरा 10 रुपये हमें मिल गया। लेकिन 1,000 शेयर होल्डर ऐसे निकम्मे निकले, नालायक निकले, जिन्होंने हमें फाइनल कॉल का पैसा यानी कि 2 रुपये नहीं दिए, फाइनल कॉल के 2 रुपये नहीं दिए। तो ये कैसे शेयर कंसीडर करे जाएंगे? ये जो 1,000 हैं, ये कैसे शेयर्स कंसीडर करे जाएंगे? ये ऐसे शेयर्स हो जाएंगे सर जो कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। हाँ, अब इनको लिखते कैसे हैं? अब इसी सिचुएशन को मैं अगर दिखाऊं, दर्शाना चाहूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिएगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई यहाँ पर कौन से शेयर आएंगे? 79,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, तो यहाँ पर उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 7,90,000। ठीक है, अब दूसरा उसके आगे जो ये 1,000 शेयर्स हैं, 1,000 शेयर्स हैं जिनके बदले हमने पूरा पैसा मंगाया था लेकिन हमें कुछ पैसा नहीं मिला, जिन्हें हम कॉल्स इन अरियर्स के नाम से जानते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो कॉल्स इन अरियर्स जो होंगे हमारे, वो किस तरीके से आएंगे? देखिएगा, हम इनको लिखेंगे 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये पूरा लिखेंगे 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और इनका अमाउंट भी हम लिखेंगे। इनका अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे सर? यहीं पे लिखेंगे अंदर इनर कॉलम में। कितना पूरा बनता है? 10,000 रुपये। हाँ जी, ठीक है ना। अब इनसे हमें कितना पैसा हमें नहीं मिला, इनसे हमें कितना पैसा नहीं मिला, ठीक है जी, इनसे हमें कितना पैसा नहीं मिला, हमें कितना पैसा नहीं मिला? 1,000। बेसिकली हम इनको कैसे लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर्स के नाम से, कॉल्स इन अरियर्स। और आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, इंटू 2 रुपये यहाँ पे, यानी कि 2,000 रुपये हमें इनसे नहीं मिले, तो 8,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था हमारा 7,90,000। तो हमारा शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? इसकी जगह यहाँ पे जाएगा हमारा 7,98,000, ठीक है सर, यस, 7,98,000, करेक्ट है, यस। तो बैलेंस यहाँ पे क्या लिखा हमने? यहाँ पे लिखा है अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट शेयर कैपिटल। ये कितना अमाउंट है? 7,98,000। तो हम ऊपर बैलेंस शीट वाली जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7,98,000, यस सर, ठीक है। बैलेंस शीट के डिफरेंट केसेस होते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, छोटी सी चीज़ और यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। अब कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो कि हम इस क्वेश्चन में, आगे जो क्वेश्चन होने वाला है उस क्वेश्चन में भी देखेंगे। अब कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम फोरफिट कर लेते हैं। मतलब एक छोटा सा मैं सिनेरियो बना के दिखा रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 80,000 शेयर्स इशू करे थे। हाँ जी सर, मैंने 80,000 शेयर्स इशू करे थे। अब 80,000 शेयर्स जो मैंने इशू करे उसमें से 79,000 शेयर्स ऐसे थे, 79,000 शेयर्स ऐसे थे जो कि जिनके बदले मुझे पूरा का पूरा 10 रुपये मिल गया, ठीक है, यस सर। अब बचे कितने? ना 1,000। अब ये जो 1,000 शेयर्स थे इनमें मुझे 2 रुपये नहीं मिले फाइनल कॉल के, ठीक है सर। आप तो ये केस बता चुके हो। नहीं मुन्ना, रुको तो सही, सुनो तो, सुनो। फाइनल कॉल का पैसा मुझे नहीं मिला, ठीक है। अब क्या मैं इसको, अब मैं इसमें आगे क्या कह रहा हूँ कि इन शेयर्स को मैंने क्या कर लिया? फोरफीट। अब क्योंकि इन शेयर्स को मैंने फोरफिट कर लिया तो ये तो शेयर्स मार्केट में बचे ही नहीं ना। अब क्योंकि ये बचे ही नहीं, और तो उस टाइम पे जब फोरफिट करा होगा तो फोरफिट करने के टाइम पे हमारी एंट्री कैसे होती है? फोरफिट करने के टाइम पे हमारी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स, या फिर वो कॉल का नाम आता है, ठीक है जी। अमाउंट कितना कितना आएगा? अमाउंट आएगा यहाँ पर तो पूरे 10 रुपये मंगाए थे मैंने, तो पूरे 10 रुपये के हिसाब से, यहाँ पर फोर फीचर में 8 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पर 2 रुपये के हिसाब से, यस सर। तो यानी कि ये कितना हो गया? 10,000, यहाँ पर 8,000, और यहाँ पर 2,000। तो अब मार्केट में क्या ये शेयर्स बचे? नहीं, मार्केट में ये शेयर्स तो बचे ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया तो मार्केट में ये शेयर्स बचे ही नहीं। तो अब हमारा जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाला जो कैटेगरी था, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाला जो कैटेगरी था, उसमें हम कितने शेयर्स दिखाएंगे? अगेन 79,000 ही दिखाएंगे। और हमारा जो उसका अमाउंट आएगा वो कितना अमाउंट आएगा? उनका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 7,90,000, ठीक है। बट इसमें हम ऐड करेंगे कौन सा अमाउंट? हम इसमें ऐड करेंगे शेयर फॉर फीचर वाला अमाउंट।
अब शेयर फॉरफीचर वाला अमाउंट कितना था सर? शेयर फॉरफीचर वाला अमाउंट था 8,000। तो 8,000 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो जो अल्टीमेट अमाउंट आएगा वो हम शो करेंगे हमारे शेयर कैपिटल में। ठीक है। अब अगर 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 इसी के आगे, इसी को मैं फर्दर लेके जा रहा हूँ, इसी को मैं फर्दर लेके जा रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे कितने शेयर्स इशू फॉरफीट करे, यहाँ पे मैंने 1000 शेयर्स फॉरफीट कर दिए। अब इन 1000 शेयर्स को अगर मैंने फॉरफीट कराए तो इनको मैंने री इशू भी कर दिया आगे। अब मैंने क्या कर दिया सर? री इशू भी कर दिया। अब री इशू कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? अब री इशू भी कैसे करा मैंने? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है? फुल्ली पेड अप का मतलब है कि मैंने जो वो शेयर्स रीशू करे हैं, मान लीजिए मैंने 8 रुपये पे रीशू करे, 8 रुपये नहीं, 8 रुपये नहीं, 7 रुपये पे, 7 रुपये पे रीशू करे, और उनका जो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि वो शेयर माना कितना मैंने? 10 रुपये का। ठीक है जी, वो माना कितने का मैंने? 10 रुपये का। तो 10 रुपये का शेयर था, 7 रुपये में रीशू कर दिया। तो क्योंकि फुल्ली पेड अप है, क्योंकि फुल्ली पेड अप है, तो इस टाइम पे हमारा जो शेयर, हमारा जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाला जो कैटेगरी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कितना? सब्सक्राइब्ड एंड, इसके अंदर में कितने शेयर्स आएंगे? 79,000 आएंगे, या फिर पूरे के पूरे 80,000 आएंगे? मेरा सवाल है आपसे कि भाई यहाँ पे 79,000 आएंगे या 80,000 आएंगे? तो भैया सही आंसर है पूरे 80,000 आएंगे। सर 80,000 क्यों आएंगे? हमने तो 1,000 फॉरफीट करे थे, फिर उनको हमने रीशू कराया, अब रीशू भी हमने कम वैल्यू पे कराया, भले ही वो फुल्ली पेड अप है। अरे भैया नहीं नहीं नहीं, फुल्ली पेड अप है ना, है तो फुल्ली पेड अप, क्योंकि वो फुल्ली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है जी। अब भले ही उससे हमें मतलब नहीं है कि बैंक में कितना पैसा आ रहा है, उससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन हमें इससे मतलब है कि हमारे पास कितना पैसा, हमारा जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप है या नहीं है। ठीक है जी। अब क्योंकि वो फुल्ली पेड अप है तो इस वजह से वो पूरे के पूरे इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है जी। अगर अगर बाय चांस ये पार्टली पेड अप होते, पार्टली पेड अप बोले तो सर ये 10 रुपये का ना होके ये कितने रुपए का होता? 9 रुपये का होता, कि भाई हमने उसको 9 रुपये का मान के 7 रुपये में रीशू कर दिया, 9 रुपये का मान के हमने 7 रुपये में रीशू कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि वो फुल्ली पेड अप नहीं है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा पैसा मंगाया ही, पूरा का पूरा पैसा मान कर हमने उसको इशू ही नहीं करा। हमने उसको कितने में मान के चला? हमने उसको 9 रुपये के मान के हमने उसको रीशू करा। ठीक है ना। तो उस टाइम पे वो कहाँ पे आता? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर में। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी। चलिए, अब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था आई थिंक मेरी तरफ से हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको पेशेंटली सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और कर लेंगे ना, तो मेरी तरफ से ये चीज़ गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन के बाद आप शेयर्स को फिर से बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शेयर्स का हुआ बना हुआ है ना, वो निकल जाएगा तुम्हारे मन से। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी। तो अब आपके स्क्रीन पे आपके पास आ चुका है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है छोटा सा दिखने में है ना। अब इस क्वेश्चन को हम फटाफट से पढ़ेंगे और इसको फर्दर करेंगे। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो चलिए देखिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम। ठीक है ना। इशूड एट 20% प्रीमियम। द मनी पेएबल एज पर शेयर वॉज एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, इंक्लूडिंग 2 रुपये का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और फाइनल कॉल पे 1 रुपये। ठीक है जी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड कितनी? 2,40,000, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ठीक है सर। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज, जैसे कि हमें दे रखा है पहली कैटेगरी क्या कि भाई 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख शेयर्स के बदले हमने पूरे 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। 1 लाख एप्लीकेशंस के बदले पूरे 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। फिर 80,000 के बदले 60,000, फिर 60,000 के बदले 40,000। ठीक है जी। यस सर। तो हमने रिजेक्शन करा क्या? कोई नहीं, रिजेक्शन कुछ नहीं करा। ठीक है जी। चलिए, अब बोला गया सबसे पहले एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी वन। ठीक है। एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1,200 शेयर्स। अब ये एप्लीकेंट्स वर्ड लिखा हुआ है, अलॉटेड है क्या? नहीं, एप्लीकेंट्स है, एप्लीकेंट्स। तो इनके पहले तो हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, हाँ या ना? हाँ। फॉलोइंग इन कैटेगरी 2 फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। इन दोनों ही व्यक्तियों ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा। इन दोनों ही व्यक्तियों ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा। ठीक है जी। फिर उसके बाद दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। तो मतलब हमने फॉरफिट करे, इन शेयर्स को हमने फॉरफिट तो करा, इन शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। देखो फॉरफिट कर लिया। ठीक है जी। लेकिन फॉरफिट कब करा है? आफ्टर फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल।
फर्स्ट कॉल के बाद हमने इन शेयर्स को फोरफिट करा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे बोला गया कि भाई होल्डर, यहाँ पे वर्ड का यूज़ करा गया है होल्डर, होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी थर्ड। अब होल्डर वर्ड यूज़ करा गया, इससे मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है, ये अलॉटेड शेयर्स हैं। फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, हाँ जी। एंड दीज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन शेयर्स को भी हमने क्या करा है, फोरफिट तो करा है, इनको भी हमने फोरफिट करा, लेकिन आफ्टर फर्स्ट कॉल, ठीक है जी, हाँ जी। अब इसके बाद देखेंगे क्या हुआ, इसके बाद हुआ क्या, अब हमने, अगर आप ध्यान दें तो 1000, क्योंकि इसके तो अलॉटेड और अप्लाइड दोनों ही सेम होंगे क्योंकि कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, हाँ। अब इसके हमने अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और इसके अलॉटेड तो पहले से ही हमें दे रखे हैं, तो ये इतने शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए। अब इतने शेयर्स फोरफिट करने के बाद उनमें से हमने 1300 शेयर्स क्या करे, री इशू कर दिए। अब री इशू करने पे भी उन्होंने बताया है कि 1000 शेयर्स ऑफ कैटेगरी 1, मतलब ये जो व्यक्ति था इसके पूरे के पूरे शेयर्स, ठीक है, और 300 शेयर्स ऑफ कैटेगरी 2, मतलब जो 1300 हमने रीइशू करे हैं उसमें से 1000 पहली वाली कैटेगरी के हैं और 300 सेकंड वाली कैटेगरी के, थर्ड वाली कैटेगरी हमने रीइशू करे ही नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। तो 300 वाला जो 300 ये जो है, ये 300 किस में से हैं, इस वाले में से, ठीक है। वर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, वर्ड इज फुल्ली पेड अप, रीइशूड एज फुल्ली पेड अप, ध्यान आ रहा कुछ बैलेंस शीट में, यस यस यस। चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चन बोला गया जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट, प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट। मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा कि भाई ये जो शेयर है हमने रीइशू करा है और कितने पे, फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप, ठीक है ना। और हमने ये वाली लाइन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने 1300 शेयर रीइशू तो करें हैं, उनमें से 1000 शेयर कैटेगरी 1 वाले हैं और 300 शेयर कैटेगरी 2 वाले हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया, नाइस नाइस क्वेश्चन। अब इसके बाद हम जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने वर्किंग नोट्स के ऊपर। वर्किंग नोट्स में हम क्या क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स में हम करेंगे क्या क्या, सबसे पहला हम काम करेंगे इनके इसके तो हमें पता ही है, इसका हम अलॉटेड शेयर्स, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स हम निकालेंगे। पहले वो टेबल बनाएंगे, हम जो टेबल बनाते थे हमेशा से, टेबल क्या बनती है भाई, किस किसने कितना कितना पैसा दिया है, कौन कौन सी कॉल पे पैसा दिया है, कौन कौन सी कॉल पे पैसा नहीं दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जाते हैं टेबल की तरफ। तो भाई अब टेबल मैंने पहले से बना के रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है जी। चलिए अब शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे एप्लीकेशन 5 रुपये मंगाए थे, अलॉटमेंट 4 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की और फाइनल कॉल 1 रुपये की, ठीक है सर। अब ये जो पहला बंदा था, पहले व्यक्ति ने अप्लाई भी कितने के लिए करा, 1000 ये ले, और उसके अलॉटेड भी कितने थे, 1000, ये सर। तो दूसरा व्यक्ति जो था उसके हैं 1200, उसने अप्लाई करा था 1200 के लिए, उसके अलॉटेड हमने क्या करे हैं, निकाल लिए हैं यहाँ पे। देखिए अब आपको याद हो तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ शेयर्स हम अलॉटेड निकालते थे कि भाई जो भी हमें निकालना होता था उसको ऊपर रख दो, जो भी निकालना होता है उसको ऊपर रख दो, अपॉन में अप्लाइड, इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम, ठीक है जी। तो वो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था, याद है, हाँ कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था। और कैटेगरी 2 में क्या हुआ था, 80,000 एप्लीकेंट्स को कितने शेयर अलॉट करे गए थे, 60,000, ठीक है ना। तो ये जो 60,000 है ये यहाँ पे आ गया उठ के, और ये जो 80,000 है यहाँ पे आ गया उठ के, ठीक है जी, हाँ। तो 60,000 अपॉन में 80,000 इंटू में 1200, तो उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, उसके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए सर 900। तो ये अलॉटेड शेयर्स हैं, ठीक है, हाँ। तो ये अलॉटेड शेयर्स आ गए इसके, यस। अब तीसरा जो व्यक्ति था, तीसरे व्यक्ति के हमें अलॉटेड डायरेक्टली दे रखे थे 1200। अब इसके हमने अलॉटेड दे रखे हैं हमें, और इसके अप्लाइड क्यों नहीं निकाले मैंने, उसका रीज़न मैं बताऊंगा विद द टाइम, चलिए। लेकिन इतना याद रखिएगा हमने इसके अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं निकाले, ठीक है। अब क्यों नहीं थी वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले ये जो 2 व्यक्ति थे, इन 2 व्यक्ति की बात हो रही है, इन 2 व्यक्ति की बात हो रही है, तो इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिए, लेकिन इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, बिल्कुल। और इनसे हमने फाइनल कॉल तो मंगाई ही नहीं, क्यों सर, फाइनल कॉल आपकी याद हो तो इनके फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही हमने इनके शेयर्स को क्या करा था, फोरफिट, तो फाइनल कॉल का पैसा हमने इनसे मंगाया ही नहीं, ठीक है। अब आगे बात आती है क्या कि भाई हमें इनके अरियर्स निकालने यहाँ वाले, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले इन दोनों के अरियर्स निकाल रहा हूँ, लेकिन एक बात आपका मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा कि इसने क्या एडवांस दिया होगा मेरे को एप्लीकेशन टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे 1 लाख के बदले, ये जो कैटेगरी 1 थी, कैटेगरी 1 में क्या हुआ था, कैटेगरी 1 में पूरे 1 लाख के बदले 1 लाख शेयर्स ही अलॉट किए गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई प्रोराटा वाली बात आएगी ही नहीं, प्रोराटा वाली बात नहीं आएगी, इसका मतलब कि भाई इसके जितने शेयर्स थे उसके पूरे के पूरे अरियर्स हो गए। तो 1000 शेयर्स थे और 4 रुपये के हिसाब से पूरे के पूरे 4000 रुपये
पूरे के पूरे 4,000 रुपये हमारे क्या हो गए, कॉल्स इन अरियर्स। ऐसे ही यहाँ पर 1,000 रुपये के हिसाब से 2 रुपये, 1,000 शेयर्स इंटू 2 रुपये के हिसाब से कितना आ गया, 2,000 शेयर्स। करेक्ट है, ये तो मंगाई ही नहीं। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, 900। अब इसका हमें, इसने अप्लाई करा था 1200 के लिए, मतलब एप्लीकेशन टाइम पे इससे पैसा कितना मिला होगा हमें, 1200 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और इससे हमें पैसा कितना मिलना चाहिए था, 900 रुपये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आगे फर्दर कॉल्स इन अरियर्स निकालने के लिए। तो ये आ गया जी आपका वर्किंग नोट। तो भाई मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना मिला होगा, 1200 इंटू 5 रुपये, 1200 इंटू 5 रुपये, अरे एप्लीकेशन 5 रुपये की थी ना भाई, हाँ। तो एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे उस व्यक्ति से कितना पैसा मिला होगा, 1200 के हिसाब से, 1200 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है जी। तो टोटल पैसा कितना मिला होगा, 6,000, हाँ। फिर उसमें से मनी कितना एक्चुअली मिल गया, या फिर सॉरी मनी एक्चुअली कितना मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, मिला इतना, लेकिन कितना मिलना चाहिए था, तो मिलना कितना चाहिए था, 900 इंटू 5 रुपये, 900 इंटू 5 रुपये यानी कि 4500, ठीक है जी। अब यानी कि हमें 1500 रुपये क्या मिल रखे हैं, एडवांस, जो कि एडजस्ट होना है अलॉटमेंट पे, अमाउंट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, यस। अब भैया मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि मनी कितना ड्यू था अलॉटमेंट में, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे उस व्यक्ति से कितना पैसा मिलना था। तो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट 900 इंटू 4 रुपये, 900 इंटू 4 रुपये, अरे अलॉटमेंट 4 रुपये की थी, हाँ। तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे तो पहले से ही इतना पैसा मिल चुका था, तो मैंने ये जो पैसा था इसको यहाँ पे क्या कर दिया, एडजस्ट। तो एडवांस एडजस्टेड, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया हमारा, 1500 रुपये एडवांस, जो कि एडजस्ट हो गया। अब नेट जो बचा, ये पैसा उसने मुझे उससे मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएंगे, कॉल्स इन अरियर्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में क्या कहीं पर भी ऐसा लिखा था, यूज़ कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, नहीं। तो हम कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं यूज़ करेंगे, सीधा हम अमाउंट्स लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर्स या कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट हम यूज़ नहीं करने वाले। करेक्ट है, यस। तो ये आ गई बात हमारी कॉल्स इन अरियर्स की, ठीक है सर, यस। तो कॉल्स इन अरियर्स आ गए हमारे यहाँ पे 2100 रुपये, करेक्ट है। अब इसने 900 रुपये के 900 शेयर्स इंटू 2 रुपये, पूरे के पूरे फर्स्ट कॉल का तो पूरा ही पैसा नहीं दिया होगा इसने, ठीक है ना। तो 1800 रुपये इसके पूरे यहाँ पर आ गए, यस। तो इस तरीके से हमें अलॉटमेंट का तो पूरा का पूरा कॉल्स इन अरियर्स मिल गया कि कितना पैसा मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं मिला, ठीक है। अब बात आती है इस व्यक्ति की, तो इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, इसने फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। हमने इससे पूरे 4 कॉल मंगाए थे, लेकिन इसने 2 कॉल हमें पैसा नहीं दिया, 2 कॉल से हमें पैसा नहीं दिया, ठीक है सर। अब क्योंकि इसके अलॉटेड हमें डायरेक्टली दे रखे हैं, तो इसका कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें अलॉटमेंट में अरियर्स नहीं हुए, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जो भी इसने एडवांस दिया होगा भूले बट के, अगर इसने एडवांस दिया होगा, क्योंकि थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसने ऑब्वियस है कि भाई इसने कुछ ना कुछ एडवांस दिया होगा, लेकिन उस एडवांस का हमें कुछ लेना देना है नहीं, क्यों, क्योंकि वो जो एडवांस होना होगा, वो जो एडवांस मिला होगा हमें, वो सारा का सारा एडजस्ट हो गया होगा यहाँ पे, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा अपने आप, ठीक है ना। तो हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, तो इसी वजह से हमने इसके अप्लाइड नहीं निकाले, ठीक है सर, हाँ। अब 1200 इंटू 2 रुपये, तो कितना आया, 2400 रुपये, और 1200 इंटू 1 रुपये कितना आया, 1200 रुपये। तो इस तरीके से हमारे क्या बन गए, हमारे पास कॉल्स इन अरियर्स की भाई हर एक कॉल पे कितना कितना अरियर्स हुआ, यहाँ पे 6100, यहाँ पे 6200 और यहाँ पे 1200, ठीक है सर, यस। अब मैं जा रहा हूँ एंट्रीज की ओर। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ नोटिस करा दूँ कि भाई मैंने जो एंट्रीज करी हैं, वो फिलहाल जो आपके सामने एंट्रीज आएंगी, वो एंट्रीज सारी की सारी विद बैंक वाली एंट्रीज के साथ है, ठीक है ना। फिर हम साथ में पोस्टिंग करेंगे उनको कैश बुक में, ठीक है। तो कैश बुक में जो पोस्टिंग होगी वो मैं खुद करूंगा आपके साथ, और हम जो जर्नल एंट्रीज हमने कर रखी हैं, उन जर्नल एंट्रीज को हम रेक्टिफाई भी करेंगे कि वहाँ पे से हम बैंक वाली एंट्रीज को हम हटाते चले जाएंगे जैसे जैसे हम पोस्टिंग करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो हम करते हैं एंट्रीज अब। हाँ जी, तो अब हम एंट्रीज देख रहे हैं। तो एक चीज़ मैं छोटी सी और बता दूं आप लोग को एंट्रीज से पहले, कि भाई अगर आप लोग कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का यूज़ करते भी हो क्वेश्चन में, जर्नल एंट्रीज में, तो बस आप, और आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी कोई गलती नहीं है। आप हमेशा ये लिख के आ जाओ क्वेश्चन के एंड में बस एक लाइन कि वी हैव अज्यूम्ड, या फिर वी हैव ओपनड द कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि भाई आपने उन अकाउंट्स का यूज़ करा है और उसके थ्रू आपने एंट्री सारी की सारी आपने करी है, ठीक है जी। चलिए, अब सबसे पहली एंट्री क्या होती है,
अब सबसे पहली एंट्री होती है हमारी, सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि भाई आपके पास पैसा आ रहा है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा आएगा, जितनी आपके पास एप्लीकेशंस आई थी 2,40,000 इंटू में 2,40,000 इंटू में ₹5। तो यानी कि आपका अमाउंट कितना आया यहाँ पे 12 लाख रुपए, करेक्ट है ये सर। अब इसके बाद, अब क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड एंट्री है, तो क्योंकि बैंक से रिलेटेड एंट्री है तो ये कहाँ पे आनी चाहिए सर, ये तो आनी चाहिए बैलेंस शीट में। उस बैलेंस शीट में आनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये आनी चाहिए कैश बुक में, ये आनी चाहिए कैश बुक में। तो अब इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। तो यहाँ से तो हटा दो, यहाँ से तो हटा दो भैया, तो यहाँ से हटा दो भैया। अच्छा एक और चीज़ पहले बता दो मुझे, पहले ज़रा बताओगे कि बैंक अकाउंट के साथ क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहले हम पोस्ट कर आते हैं, फिर इसको हटा देंगे। तो कैसे होगी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए थे वहाँ पे, 12 लाख रुपए, ठीक है जी। यहाँ पर हम लिख देंगे, करेक्ट है सर। अब इसके आगे सेकेंड एंट्री, पहले इसको हटा दें, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है अब, हट चुकी है। या फिर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इनको हटाते नहीं हैं, इनको हम काट देते हैं कि ये वाली एंट्रीज नहीं आएंगी, ठीक है जी। चलिए ये वाली एंट्रीज अब नहीं होगी, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या बनती है, सेकेंड एंट्री बनती है कि भाई क्योंकि हम ट्रांसफर करते हैं ना, वो पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो पैसा ऊपर आता है वही हम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देते हैं, हाँ सर। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ या ना, यस। अब इक्विटी शेयर कैपिटल, हमेशा मैंने याद दिलाया है और ये वाली बात बोली है कि भाई कसम खा लो, कैपिटल में हमेशा कौन सा वैल्यू जाता है, नॉमिनल वैल्यू। तो 2 लाख इंटू में ₹5, तो जो बचा वो कहाँ पे चला गया हमारा, वो चला गया हमारा एडजस्ट होने, कहाँ पे, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होने चला गया जी, ठीक है सर। अब उसके आगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या आप पैसा ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे पैसा, ये तो ठीक ट्रांसफर करने वाली एंट्री, ये है ड्यू करने की एंट्री। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर, एसपीआर बोले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, आपको याद हो तो 2-2 रुपये का, 2 रुपये का कैपिटल, 2 रुपये का प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में हमने टोटल पैसा कितना ड्यू करा, 2 लाख इंटू 4 रुपये, यानी कि 8 लाख रुपये। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पैसा जाएगा, 2 लाख इंटू 2 रुपये, और एसपीआर में कितना पैसा जाएगा, 2 लाख इंटू 2 रुपये अगेन, ठीक है जी। तो इसी तरीके से 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख, करेक्ट है, यस। अब आपको याद हो तो आपका एंट्री हुआ था, आपका एंट्री हुआ था क्या, आपने जब वर्किंग नोट बनाया था तो वर्किंग नोट मेरे साथ आपने देखा था कि अलॉटमेंट के टाइम पे आपके अरियर हुए, अलॉटमेंट टाइम पे अरियर हुए आपके कितने, 6100 के, कितने, 6100 के, यस सर। तो 6100 के जो ये आपके अरियर हुए, ये आप रिकॉर्ड करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो हमने डायरेक्टली लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इतना अमाउंट, कितना, ये ऐसे आना था, सॉरी, ये आएगा हमारा 6 लाख, 6 लाख माइनस 6100, ठीक है। अब एक बात पूछेंगे सर आप, सर कि भाई हमारा यहाँ पर तो 8 लाख हमने ड्यू करा, हमने यहाँ पर जो ड्यू करा अमाउंट वो तो कितना था, 8 लाख, लेकिन आपने यहाँ पे माइनस करा कितने में से, 6 लाख में से। अरे भाई सुनो सुनो, याद नहीं है ना कुछ, देखो 8 लाख थे हमें ड्यू कर रहा, हमने ड्यू करा, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए तो पहले ही मिल चुके हैं ना हमें, 2 लाख रुपए तो पहले ही मिल चुके हैं हमें। तो ये 2 लाख रुपए एडजस्ट ही हो जाएंगे ना, उसके बाद कितना बचेगा, ये अमाउंट कैसा आया मेरे पास, ये अमाउंट आया 8 लाख माइनस 2 लाख। तो 8 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, उसके बाद उसमें से हम अरियर्स माइनस करेंगे, तो ये अरियर्स हुए, तो इस वजह से हमारा नेट अमाउंट कितना आया, 5,93,900, करेक्ट है, यस, 5,93,900। अब एक और चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँ तो ये क्या, कि भाई ये एंट्रीज जो हैं, ये वाली जो एंट्री है तो बैंक वाली एंट्री है, ये तो बैंक वाली एंट्री है, तो ये बैंक वाली एंट्री क्या यहाँ पे आनी चाहिए, नहीं, क्योंकि हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश बुक में आनी चाहिए। अब कैश बुक में आनी चाहिए तो देखिए क्या होगा, अब देखो बैंक बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की वजह से। तो मैं इसको यहां से उठा ही लेता हूं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, करेक्ट है, यस सर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे भैया, है ना, तो इसको तो काट देंगे, इसका कोई काम नहीं है अब, क्योंकि ये एंट्री तो होनी ही नहीं है जर्नल में, ठीक है जी, हाँ।
अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कर लेंगे सर। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे तो एंट्री कैसे बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए सर कैसे आया, 2 लाख इंटू 2 रुपये, 2 लाख इंटू 2 रुपये, क्योंकि 2 लाख शेयर्स थे और वो फर्स्ट कॉल कितने की थी, 2 रुपये की। ठीक है जी हाँ। अब आपको इस पैसा आएगा, अगेन आपके अरियर्स हुए थे, अरियर्स कितने के हुए थे, 6200 रुपये, 6200 के, 6200 के अरियर्स जो हुए थे, एक मिनट, हाँ, तो 6200 के जो अरियर्स हुए थे, ये 6200 के अरियर्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अरियर्स माइनस करने के बाद वाला अमाउंट आपने लिखा है, क्योंकि हमने अरियर्स की एंट्री नहीं करी, अगेन मैं बता रहा हूँ अरियर्स की हमने एंट्री नहीं करी है, वरना अरियर्स को हम क्या करते हैं यहाँ पे डेबिट करते हैं। ठीक है जी हाँ। तो अब एंट्री क्या हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंट्री अमाउंट कितना है 393,800, करेक्ट है, यस सर। तो अब ये वाली एंट्री का यहाँ पर होनी चाहिए, नहीं सर ये वाली एंट्री यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो इस एंट्री को यहाँ से हटा दो भैया, धक्का कर दो, धक्का मार दो। ठीक है हाँ, धक्का मार दिया सर। तो अब ये अमाउंट क्या होगा, अब ये बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की वजह से, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल वहाँ पर आ जाएगा कैश बुक में। अमाउंट कितना था, अमाउंट था, मैंने जादू से कॉपी ले आया मैं यहाँ पे। ठीक है जी, अमाउंट कितना, नाम आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, करेक्ट है, यस सर। इसके बाद अब इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन याद हो, ज़रा भी क्वेश्चन आपको याद हो, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने उन दोनों शेयर्स के, कैटेगरी 1 वाले और कैटेगरी 2 वाले जिन्होंने अरियर्स करे थे, उनके दोनों के शेयर्स हमने फर्स्ट कॉल के बाद हमने क्या कर दिए थे, फोरफीट, अब फोरफीट कर दिए थे। अब एक जो मैंने अनोखा काम करा है वो क्या करा है कि भाई मैंने उन 1000 शेयर्स को अलग फोरफीट करा है और उन 900 शेयर्स को अलग फोरफीट करा है। मैं इसका कहानी बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों करा, लेकिन सुनते जाना बस, बड़ा मज़ा आएगा आगे जाके। तो वही मैंने इन 1000 शेयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 1000 शेयर्स को मैंने अलग से फोरफीट करा और इन 900 शेयर्स को मैंने अलग से फोरफीट करा, क्यों, वो उसकी एंट्री क्यों का रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट। मैंने एसपीआर को डेबिट क्यों करा, क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। अब अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट में ही तो प्रीमियम चुका हुआ था, अब प्रीमियम का पैसा भी तो नहीं मिला होगा मुझे। अब जितना पैसा मुझे प्रीमियम का नहीं मिलता उसको मैं डेबिट करता हूँ, हाँ, तो डेबिट करा मैंने। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है सर। अब अगर मैं कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट यूज़ कर रहा होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, टू कॉल्स इन अरियर्स, लेकिन क्योंकि मैं कॉल्स इन अरियर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैंने इन दोनों को सेपरेट लिखा है, करेक्ट है, यस सर। अब क्योंकि मैंने इन लोगों से फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगाया था, तो क्या मैंने पूरे 10 रुपये मंगाए थे, नहीं, मैंने कितने रुपये मंगाए होंगे, 9 रुपये, तो मैंने मल्टीप्लाई कितने से करा, 9 रुपये से। ठीक है सर, तो 9000 रुपये आ गया। फिर प्रीमियम का पैसा कितना था, 2 रुपये, तो यहाँ पे प्रीमियम का पैसा आ गया 2 रुपये, 2 रुपये आ गया 2000 रुपये, करेक्ट है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे मेरे को कितना पैसा नहीं मिला था इस व्यक्ति से, 4000 रुपये, और फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना नहीं मिला था, 2000 रुपये। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि भाई एप्लीकेशन का पैसा आपने जब्त कर लिया पूरा, तो एप्लीकेशन का या तो आप एप्लीकेशन के नाम से निकाल लो या बैलेंसिंग फिगर के नाम से भी आप इस अमाउंट को निकाल सकते हो कि भाई इन दोनों को प्लस करा और इन दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 5000 रुपये, करेक्ट है, यस सर। अब क्या इसमें बैंक वाली कोई एंट्री है, नहीं, तो क्या ये कैश बुक में आएगी, नहीं। अब इसके बाद हमने 900 शेयर्स को अलग से फोरफीट करा, मैं बताऊंगा बाद में क्यों मैंने अलग अलग करा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल। सर आप कहोगे कि सर एंट्री तो बिल्कुल सेम है, बस अमाउंट ही तो अलग है, अमाउंट मर्ज कर देते, क्या दिक्कत थी। अरे बताऊंगा 9 रुपये से, 2 रुपये से, तो 8100, 1800, यहाँ पे 2100 कैसे आए हमारे, वर्किंग नोट से। ये अमाउंट कहाँ से आया हमारा, वर्किंग नोट से, दोनों। ठीक है जी, तो 2100, 1800 दोनों अमाउंट कहाँ से आए हमारे, वर्किंग नोट से। और ये अमाउंट कैसे मिलेगा मुझे, ये अमाउंट मिलेगा मुझे मेरे बैलेंसिंग फिगर के रूप में। ठीक है जी हाँ। फिर इसके बाद हमने क्या करा होगा, इसके बाद हमने अपनी फाइनल कॉल मंगाई होगी। अब क्योंकि मैंने 1900 शेयर, 1000 ये और 900 ये, यानी कि 1900 शेयर, 2 लाख में से 1900 शेयर तो मैंने क्या कर लिए थे, फोरफीट। तो मैं क्या 1900 शेयर का फाइनल, 1900 शेयर को मैं पैसा मंगाऊंगा फाइनल कॉल पे, नहीं मंगा सकता। तो अब एंट्री कितने से होगी, 2 लाख माइनस 1900 इंटू में 1, क्योंकि फाइनल कॉल थी 1 रुपये की, यस सर। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मैंने करा ड्यू, कितना पैसा आया, 1,98,100, करेक्ट है, यस। अब इसके बाद
इसके बाद अब मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा मिलने के टाइम पे भी मेरे को पता चला कि फाइनल कॉल पे 1200 रुपये मुझे नहीं मिले, मेरे अरियर्स हो गए 1200 रुपये के। ठीक है जी, हाँ, तो 1200 रुपये में माइनस करके बताऊंगा कि भाई इतना पैसा मुझे मिला है, इतना पैसा एक्चुअली मेरे को मिला है। तो वो एंट्री कैसे हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, करेक्ट है, यस। अब क्योंकि ये बैंक है, अब बैंक है तो वो कहाँ जाना चाहिए, कैश बुक में। तो चलिए कैश बुक, तो मैंने ये उठाया, करा कॉपी, आ गए हम कैश बुक में, यहाँ पे आ गए हम, कर दिया पेस्ट, शाबाश। ये किस नाम से आएगा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये वाली क्या एंट्री होगी हमारी, नहीं, तो ये वाली एंट्री हमारी नहीं होगी, इसको हम काट देंगे। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने इन 1200 शेयर्स को भी क्या कर लिया, फोरफीट कर लिया। तो 1200 शेयर्स की फोरफीट करने की एंट्री अलग से हो गई यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। सर ये शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कहाँ से आ गया, क्योंकि भाई जो थर्ड व्यक्ति था उसने हमारा फाइनल कॉल का और फर्स्ट कॉल का दोनों का ही पैसा हमें नहीं दिया था। तो क्योंकि हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उन दोनों का हमने सेपरेट सेपरेट नाम लिखा है। अगर हम इन दोनों की जगह अगर हम कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट यूज़ कर रहे होते तो हम इन दोनों की जगह क्या लिखते, टू कॉल्स इन अरियर्स भी लिख सकते थे, करेक्ट है। 12,000 क्योंकि हमने पूरे 10 रुपये मंगाए थे, उससे 12,000 आ गया। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे 2400 रुपये नहीं मिले थे मुझे, और फाइनल कॉल पे 1200 रुपये नहीं मिले थे। इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, 8400। ये मेरा क्या आ गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अब बात आती है, हमने इन शेयर्स को रीइशू कर दिया, क्या पूरे के पूरे रीइशू कर दिए, नहीं, एक बार ज़रा देखेंगे भाई। हमने फोरफीट कितने करे, 1000 प्लस 900 प्लस 1200, 1000 प्लस 900 प्लस 1200। अब उनमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने कितने रीइशू करे हैं, 1300। कितने रीइशू करे हैं, अगेन 1300। ठीक है जी, तो अब रीइशू करने के टाइम पे एंट्री कैसे आएगी, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये फॉरफीचर अमाउंट क्यों आ गया यहाँ पे, सर क्योंकि फॉरफीचर में हमारा क्या था, लॉस, क्या था, लॉस, है ना। क्यों, क्योंकि हमने 10 रुपये का मान के, 10 रुपये का जो शेयर था हमने उसको कितने में रीइशू करा, हमने उसको कितने में रीइशू करा, 8 रुपये में रीइशू करा। तो 8 रुपये के हिसाब से हमारे पास बैंक में पैसा आया, 2 रुपये का हमें लॉस हुआ, और बाकी का पूरा पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ पे आ गया, कैपिटल में। अच्छा जी, लेकिन सर आपको एक चीज़ कमी नहीं दिख रही क्या, कि ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट तो कहाँ जाना चाहिए, कैश बुक में। तो चलो कैश बुक में, क्या दिक्कत है, चलो आ जाओ कैश बुक में, आ जाओ। अब मेरे को एक बात बताइए, अब बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, हाँ जी। अब इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली है, देखो देखो देखो, हमने क्या करा, हमने बैंक अकाउंट को तो रिकॉर्ड कर लिया, हमने बैंक अकाउंट को तो रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको तो हटा देंगे, ठीक है ना, इसको तो हटा देंगे, ये अमाउंट भी हट जाएगा, ये अमाउंट भी हट जाएगा। लेकिन ये एंट्री तो अभी सलामत है, इसको थोड़ा ना हमने रिकॉर्ड कर लिया, शेयर फॉर फीचर जो डेबिट हो रहा है इसको थोड़ा ना रिकॉर्ड कर लिया हमने, ठीक है ना। तो इसको जो रिकॉर्ड नहीं कराया अभी, तो इसको तो एंट्री के फॉर्म में यहीं पे रहना पड़ेगा, ये एंट्री अभी भी यहीं पे रहेगी, ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा एक्सीडेंट पॉइंट होता है जहाँ पे बच्चा तेज़ी तेज़ी में आके कर देता है गलती, ठीक है जी, हाँ। अब सारा खेल कहाँ पे आता है, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो चलो कैपिटल रिजर्व की ज़रा बातचीत कर ली जाए। अब देखो ज़रा, नंबर ऑफ शेयर्स रीशूड कितने, नंबर ऑफ शेयर्स रीशूड 1300, हाँ सर। इन 1300 में 1000 कौन से थे, फर्स्ट कैटेगरी वाले, 300 कौन से थे, सेकंड कैटेगरी वाले। ओ सर आपको अब समझ आ रहा है, सर समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है क्या सर, कि भाई मैंने उन 1000 शेयर्स को अलग से फोरफीट क्यों करा और 300 शेयर्स को अलग से फोरफीट क्यों करा, अब समझ आ रहा है। क्यों सर, क्योंकि भाई 1000 के ऊपर मुझे डायरेक्टली मेरे को प्रॉफिट पता चल गया, यहाँ पे मैंने जब फोरफीट करा तो मेरे को 1000 के ऊपर डायरेक्टली मेरे को प्रॉफिट पता चल गया, 1000 के ऊपर डायरेक्टली मुझे प्रॉफिट पता चल गया 5000 रुपये, और इन 900 के ऊपर मुझे पहले से ही अलग से प्रॉफिट पता चल गया 6000 रुपये का, ठीक है ना। हाँ, अभी समझा मैंने अलग अलग क्यों फोरफीट करा था उन्हें।
वैसे मैं एक साथ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आती बाद में, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हमें सिंपल करना है क्वेश्चन, जितना ज़्यादा हो सके टाइम बचाना है, तो हमने क्या करा, उसको हमने अलग अलग फोरफीट करा। तो ये 300, अब क्या करा मैंने, 300, तो नंबर ऑफ शेयर्स रीशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू में सूखा प्रॉफिट याद है भाई, हाँ। तो 300 अपॉन में 900 इंटू में 6000, तो हमारा आंसर कितना आया, 2000, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स, प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स कितना है, 5000 प्लस 2000 यानी कि 7000, हाँ सर। और लॉस ऑन रीइशू, मेरे को लॉस कितने का हुआ था, मेरे को लॉस हुआ है 2600 रुपये का। तो मेरे को लॉस हुआ 2600 रुपये का, तो मैं इस लॉस को माइनस कर दूंगा, मैं इस लॉस को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरे को नेट मेरा अमाउंट कितना बचा, 4400। दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यस और नो, यस और नो। अरे हाँ या ना, चलो समझा, यस। तो यही हमने क्या करा है, इसी अमाउंट को हमने कैपिटल रिजर्व में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी। दिस इज द आंसर, कैपिटल रिजर्व हमारी। अब आपने नोटिस कराओ कि भाई हमारी पूरी की पूरी ये बैलेंस शीट, वो कैश बुक भी बन गई, जर्नल एंट्रीज भी हो गई, बचा क्या, बस बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट देखते हैं, पहले इसको टोटल कर लें क्या, तो पहले इसको ज़रा टोटल कर लेते हैं भैया। देखिए सर, अब अमाउंट इतना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, 23,95,000, ठीक है। तो यही टोटल हमारा यहाँ पे कैरी होगा, और इसमें से हम ये, अब क्योंकि इधर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा यही हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस, ठीक है जी। तो इसे हम किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है, गुड, यस। तो अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट हमारी इस क्वेश्चन की। तो जैसे कि मैंने बताया था, बैलेंस शीट जो है वो किसने प्रिस्क्राइब कर रखे है, कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1, ठीक है जी। चलिए, अब जो हमने फॉर्मेट तो डिस्कस कर लिया था पूरा, फॉर्मेट करने के बाद अब हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो ये हेडिंग्स आती हैं सारी की सारी, शेयर कैपिटल। इसके बाद हम कहाँ पे जाते हैं, पहुँचते हैं हम अपने नोट्स टू अकाउंट्स के ऊपर, यस सर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर, चलो नोट्स टू अकाउंट्स के बाद ही बात करेंगे। तो अब नोट्स टू अकाउंट्स, अब नोट्स टू अकाउंट्स में क्या है, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हेडिंग डलती है हमारी शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल के अंदर में ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई ऑथराइज कैपिटल हमें नहीं दे रखी है, तो हम ऑथराइज कैपिटल को ऐसे ही नील छोड़ देंगे, करेक्ट है, यस सर। अब इसके बाद जो है हमें एक इशूड कैपिटल लिखना होता है, इशूड कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में इशूड कैपिटल कितना था, इस क्वेश्चन में इशूड कैपिटल हमारे पास था कितना, 2 लाख। हमने कितने शेयर इशू करे थे, 2 लाख, और वो भी कितने रुपए का, एक था, एक शेयर था 10 रुपए का। तो टोटल शेयर कितने के हो गए, 20 लाख रुपए के, करेक्ट है, यस सर। अब इसके बाद हमारा जो हेडिंग आता है, वो हेडिंग आता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। द पूरा जो जान है ना, पूरी जो बैलेंस शीट की जान है, वो है इस हेडिंग में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर में मैंने जैसे कि बताया था आप लोग को, 2 हेडिंग होती हैं, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक हेडिंग होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है ना। अब आप कहेंगे क्योंकि कॉल्स एंड अरियर्स हुए हैं, तो वो तो हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आना चाहिए। अरे भैया, हमारे शेयर जितना भी हमारा कॉल्स एंड अरियर्स हुए थे, जितने भी शेयर्स के बदले में पैसा नहीं मिला था, उन सारे के सारे शेयर्स को हमने क्या कर लिया था, फोरफीट कर लिया था, याद है क्या, हाँ। तो फोरफीट करने के बाद उनमें से कुछ शेयर्स हमने क्या कर दिए थे, री इशू। तो पूरा जो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है वो समझ के चलना। अब जो है, अब जो बातचीत में करने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, हमने इशू कितने करे थे, हमने इशू करे थे 2 लाख शेयर्स, हाँ या ना, हाँ सर। अब इसमें से 3100 शेयर ऐसे थे। 3100 कैसे आए, 3100 में लिख देता हूँ कैसे आए। देखो, 1000 शेयर, 1000 शेयर प्लस 1200, नहीं, प्लस 900 प्लस 1200, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारे 3100 है। अब इन 3100 शेयर्स को, इन 3100 शेयर्स के ऊपर ये ऐसे शेयर्स थे जिनके ऊपर हमें कॉल्स इन अरियर्स हुए थे, ठीक है ना। अब इनके अंदर में भी हमने 1300 शेयर्स के साथ क्या करा, 1300 शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया, 1300 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, रीइशू, ठीक है सर, हाँ। और इन 3100 शेयर्स को क्योंकि हमने फोरफीट कर लिया था, पहली चीज़ तो फोरफीट करने के बाद उनमें से 1300 शेयर्स हमने क्या कर दिया, रीइशू। और बाकी बचे हुए जो 1800 शेयर्स हैं वो सिर्फ फोरफीट हुए हैं।
सिर्फ वो फॉरफिट हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, अब वो जो 2 लाख शेयर्स थे उसमें से 3100 तो हमने फॉरफिट कर दिए थे, बाकी बचे कितने, बाकी बचे 1,96,900। तो इन शेयर्स को हमने क्या करा ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि बाकी बचे हुए शेयर्स तो हमने पूरा पैसा मंगाया था और उनसे पूरा पूरा पैसा मिल भी गया है ना, तो वो सीधा सीधा हमारे बिलोंग करते हैं कहाँ पे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। हाँ, अब एक और चीज़ समझ के चलना, ये जो 1300 शेयर्स हमने रीइशू करे हैं, ये 1300 शेयर्स हमने रीइशू करे हैं, ये रीइशूड शेयर्स भी हमने फुल्ली पेड अप रीइशू करे थे, क्योंकि फुल्ली पेड अप मान के रीइशू करा था, तो ये भी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है जी। हाँ, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ कितने हो गए, 1,98,200, जो कि हमारे कहाँ पे आने चाहिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आने चाहिए, ठीक है जी। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 1,98,200 शेयर्स, करेक्ट है, यस सर। अब एक और चीज़ सुनिएगा, जो 1800 शेयर्स थे, ये 1800 शेयर्स ऐसे शेयर्स थे जो कि हमने फॉरफिट कर लिए लेकिन रीइशू नहीं करे, जो कि हमने फॉरफिट कर लिए लेकिन रीइशू नहीं करे। तो हमेशा याद रखिएगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं हम, जितने भी शेयर हमने फॉरफिट करे, उनमें से जितने शेयर हमने रीइशू कर दिए, उसके अलावा जो बच गए, उन शेयर्स को हम क्या करते हैं, उन शेयर्स का जो फॉरफीचर वाला जो अमाउंट होता है, जो हमारा फायदा होता है, उस फॉरफीचर वाले अमाउंट को हम ऐड कर देते हैं इस हेडिंग में, ठीक है जी। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में हम उसको ऐड कर देते हैं, उस फॉरफीचर वाले अमाउंट को, जो हमें फायदा हुआ होता है, उस अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे सुनिएगा, ये जो 1200, ये 1800 कैसा है, ये 1800 कैसे शेयर्स हैं, ये 1800 ऐसे हैं कि भाई इन 1800 में से ये 1200 तो पूरे जो थर्ड कैटेगरी वाले थे। हाँ, बाकी बचे कितने, बाकी बचे 600, वो बाकी बचे 600 कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बाकी बचे 600 900 मतलब सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सेकंड कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितने करे थे हमने, 900, उसमें से हमने 300 तो रीइशू कर दिए थे, लेकिन बाकी बचे जो 600 थे, उन 600 शेयर्स को हमने क्या करा था, उन 600 शेयर्स को हमने कुछ नहीं करा, वो फॉरफीचर में दिख रहे होंगे कि भाई उनको हमने सिर्फ फॉरफिट करके रखा हुआ है, तो उनके ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा, फॉरफिट के टाइम का जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को भी तो हम ऐड करेंगे, कंसीडर करेंगे। हाँ, तो 1200 के ऊपर डायरेक्टली जितना भी प्रॉफिट था वो, प्लस 600 के ऊपर प्रपोर्शनेट प्रॉफिट कितना था वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो 1200, तो जो 1200 शेयर्स थे, 1200 शेयर्स जो कि कैटेगरी 3 से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर डायरेक्ट प्रॉफिट कितना है, 8400। सर ये 8400 कैसे आया मुझे नहीं पता, देखो ये रहा 8400, ये हमने क्या करा था, 1200 शेयर्स को जब फॉरफिट करा था, तो उस टाइम पे जो शेयर फॉरफीचर के अकाउंट में जो बैलेंस गया था, कितना गया था, 8400 गया था। हाँ जी सर, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आ गया, ये 8400 तो वहाँ से आया, ठीक है। अब जो हमने 900 शेयर्स फॉरफिट करे थे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो हमने 900 शेयर्स फॉरफिट करे थे, इन 900 शेयर्स के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ था, 6,000 रुपये का, या ज़्यादा का हुआ था, बोलो। इन 900 शेयर्स के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ था 6,000 रुपये का, ठीक है जी। अब ये जो 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, क्या ये हुआ था 900 के ऊपर, हमें कितने के ऊपर चाहिए, 600 के ऊपर, तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 600 अपॉन में 900 इंटू में 6000, करेक्ट है, यस सर। तो 600 के ऊपर इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, 4,000 रुपये, ठीक है जी, 4,000 रुपये। तो फॉरफीचर का अमाउंट कितना बनता है, फॉरफीचर का अमाउंट देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर ऑन द शेयर्स फॉरफिटेड बट नॉट रीइशूड। ऐसे शेयर्स जिनको हमने फॉरफिट तो करा लेकिन रीइशू नहीं करा, उनके ऊपर का प्रॉफिट अमाउंट कितना बनता है, फॉरफीचर का अमाउंट कितना बनता है, जिसको हम अल्टीमेटली ऐड करेंगे, वो है 12,400। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड, तो 12,400। अब बैलेंस शीट में पहुंचते हैं, फिर से मैं याद दिला दूं, हमने सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में कितने शेयर्स आने हैं, 1,98,200, करेक्ट है, यस। तो अब देख लीजिए यहां पर अमाउंट कितना आया, यहाँ पर अमाउंट आया हमारा 1,98,200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है जी। कितना अमाउंट आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 19,82,000, करेक्ट है। अब उसमें हमने ऐड करा कौन सा अमाउंट, शेयर फॉरफिटेड का, जो हमने अभी निकाला,
वो वर्किंग नोट से कितना 12,400 रुपये। ठीक है जी। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये अमाउंट अल्टीमेटली कहाँ पे आएगा, हमारे शेयर कैपिटल में आएगा। करेक्ट है। तो 19,94,400, तो 19,94,400 ये हमारा अमाउंट आया कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। ठीक है। अब चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 में दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आ जाइए रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में देखो कहाँ कौन कौन सा अमाउंट आता है। एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, बेसिकली जितने भी रिजर्व्स होते हैं, वो सारे के सारे हमें यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना। तो इसमें से एक आपको जो देखने को मिलते हैं शेयर्स वाले चैप्टर में, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। दोनों रिजर्व हैं। हाँ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है उसमें टोटल अमाउंट कितना बनता था, 2 लाख इंटू 2 रुपये यानी 4 लाख रुपए। लेकिन उसमें से आपको कुछ पैसा नहीं मिला, क्योंकि वो फर्स्ट कैटेगरी वाला और सेकंड कैटेगरी वाला जो व्यक्ति था, उन दोनों ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, यानी प्रीमियम को पैसा नहीं दिया था। तो 2,000 रुपये हमें नहीं मिले और 1,800 रुपये हमें नहीं मिले। ठीक है। तो नेट अमाउंट हमें कितना मिला, 396,200। और कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कितना करा था, 4,400। ठीक है सर। हाँ। तो 4,400, तो इसका टोटल अमाउंट कितना बना, 4,06,000। तो ये हमने अमाउंट यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसफर। रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 से आया है 4,06,000। इधर का टोटल हमने करा तो टोटल कितना आया, 23,95,000। 23,95,000। अब आपको अगर कैश बुक समझ आई हो, कैश बुक याद हो, तो कैश बुक में हमने बैलेंस जो निकाला था वो कितना था, 23,95,000। तो ये कैसे आया, कैश बुक से ही तो आया, लेकिन हाँ उसको हमने नोट नंबर में दिखाया है अलग से। तो इसके लिए हमने एक अलग हेडिंग दी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक 23,95,000। अब इसी अमाउंट को उठा के हमने क्या करा, ऊपर बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। तो देखेंगे आप, हमेशा हमारा क्या होता है, ये तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि हमारी इक्विटी एंड हमारी लाइबिलिटीज और हमारी एसेट्स हमेशा हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल देखेंगे आप तो 23,95,000 और एसेट्स का टोटल देखेंगे तो 23,95,000। करेक्ट है। यस सर। तो ये था हमारा पूरा एक क्वेश्चन, छोटा सा था, आसान सा था। यस सर। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया हो, बैलेंस शीट के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो समझ आए हो, कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आया हो। अगर ज़रा भी वीडियो ये पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कई बच्चों को बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बैलेंस शीट का ये जो पूरा क्वेश्चन था, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो सब भी ये चीज़ों को समझ सके, पढ़ सकें। ठीक है जी। और थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।